इस समाज में किस प्रकार से संस्कारों को आगे बढ़ाया जा सकता है और उसके लिए हमारे जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, उनको किस प्रकार से समुचित दिशा में आगे बढ़ाया जा सके, उस अभियान की स्वर्ण जयंती के हेतु एकत्र हुए हैं। विषय जो मुझे दिया गया है कि इतिहास से क्या सीखना है और क्या भूलना है, यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इतिहास की सोच और पश्चिम की इतिहास की सोच में ही मूलभूत अंतर है। इसलिए हमारे यहां न इतिहास सीखा जाता है, न इतिहास भुलाया जाता है, बल्कि इतिहास को जिया जाता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। वेस्ट में हिस्ट्री की डेफिनेशन यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास है क्या, तो आप कहेंगे इतिहास वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो भूतकाल में हुई किसी घटना का सही सही विवरण दे सके और उसके समय का सही सही निर्धारण कर सके। इतना ही हम लोग हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। यही कारण है, इसी परिभाषा के कारण बहुत से आज की युवा पीढ़ी या बच्चे ये कहते हैं कि भाई इतिहास तो हमें बेकार का सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि अगर जूलियस सीजर ने इंग्लैंड पे कब्जा किया 40 बीसी में या 60 बीसी में, हाउ डज इट मैटर्स टुडे? उसने 40 ईसा पूर्व इंग्लैंड पे कब्जा किया या 60 ईसा पूर्व कब्जा किया? जब कब्जा किया तो युद्ध में इतने लोग मारे गए या उतने लोग मारे गए? उससे आज 21वीं सदी में क्या फर्क पड़ने वाला है? मगर भारतीय संस्कृति में जो इतिहास की परिभाषा है वो ये है कि भूतकाल में हुई घटनाओं को वह विद्या जो इस रूप में प्रस्तुत करे जो वर्तमान समय में समाज में श्रेष्ठ मूल्यों की स्थापना में भूमिका निभा सके, वह विद्या जो है वो इतिहास है। इसलिए हमारे यहां राम कब हुए और राम कहां हुए, कृष्ण कब हुए और कहां हुए, यह भी स्पष्ट लिखा हुआ है, पर इसका उतना महत्व नहीं है। उन्होंने कैसे अपने को जिया, इसका महत्व अधिक है, और प्रतिवर्ष उसका स्मरण करने का महत्व अधिक है। और स्मरण भी किसके द्वारा कराया जाता है? हम लोग रामलीला करते हैं हर वर्ष, कृष्ण लीला करते हैं, अर्थात उनके जीवन के मूल्यों को जीते हैं। वी लिव दोज आइडियाज। और रामलीला करवाई किससे जाती है? बालकों से करवाई जाती है। बाल रामलीला, अर्थात हमारे लिए इतिहास सीखने और समझने की चीज नहीं है, इतिहास जीवंत रूप में जीने की चीज है। यह फंडामेंटल डिफरेंस है हिस्ट्री की सोच वेस्ट की और हिस्ट्री की सोच हमारी। यह हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। इसीलिए इतिहास की हर चीज पे, आप कई बार कहते हैं ना रामायण के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हैं। भारत में ही अगर मूल जो महर्षि वाल्मीकि की रामायण है संस्कृत में, उसमें एक तथ्य है, तो हिंदी में तुलसी की रामचरितमानस में अलग है, तो बंगला में कृतिवास रामायण में तो अलग है, तो तमिल में कंब रामायण में अलग है। कई बार कथानक अलग है। इसलिए हमारे यहां क्यों हर कथानक में जिसको आप डिफरेंस कहते हैं वो कोई ना कोई मूल्य या प्रेरणा दे रहा है। हमारे लिए वो प्रेरणा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो एग्जैक्ट सिचुएशन भी, यानी जिसको आज की डेट में जिसको टिपिकल डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री कहते हैं ना कि एग्जैक्ट कब हुआ ये बताइए, तो हमारे यहां तो एग्जैक्ट इतना पक्का बताया जाता है जो दुनिया में कभी भुलाया नहीं जा सकता। जैसे अब आज का दिन मान लीजिए आप कहें 28 दिसंबर 2024 है, तो नॉर्मली लोग क्या लिखते हैं? 28/12/2024। अब ये तो आज की मान्यता है, केवल 200-400 साल पहले, इवन ये ग्रेगोरियन कैलेंडर 1500 से पहले नहीं था। अब आप सोचिए कभी ये सभ्यता नष्ट हो जाए, 2-4-5 हजार साल के बाद कोई इंस्क्रिप्शन मिले जिसमें लिखा हो 28/12/2024, तो किसी को समझ में आएगा इसका मीनिंग क्या है? किसी को नहीं समझ में आएगा। इसीलिए अगर सही सही समय का निर्धारण करना है तो हमारे यहां उसका क्या आधार माना गया? हमारे यहां उसका आधार माना गया टाइम नहीं, डेट नहीं, सेलेस्टियल क्लॉक और सेलेस्टियल डेट, अर्थात ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति, मुहूर्त की स्थिति। इसलिए अगर 5000 साल नहीं 50,000 साल बाद भी किसी के हाथ में कोई डॉक्यूमेंट पड़े जिसमें लिखा हो अमुक ग्रह अमुक नक्षत्र में था, अमुक ग्रह अमुक नक्षत्र में था,
तो उसे डालकर देखा जा सकता है कि समय कब रहा होगा। और इसीलिए आप देखिए, जो लोग इतने सारे प्रश्न उठाते थे, भगवान राम जिनके जन्मकालीन सारे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति उपलब्ध है कि भाई कर्क राशि में गुरु था, और तुला राशि में शनि था, मकर राशि में मंगल था, मेष राशि में सूर्य था, मीन राशि में शुक्र था, और जब नासा ने प्लेनेटोरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में डाला तो 5114 बीसी की डेट निकल आई। और इतना ही नहीं है, अगर इसमें आप और जाएंगे तो वो डेट यानी आज से 7100 कुछ साल पहले की निकल आई। एक्चुअली में ये ग्रहों की स्थितियां हर 7000 साल के बाद रिपीट होती रहती हैं। जैसे उसमें यह कहा गया है कि जो शरद ऋतु है, जिसको आज शरद ऋतु कहते हैं, तो उस समय वो कहते हैं कि साहब शरद ऋतु में अमुक प्रकार का नक्षत्र दिख रहा था। वो नक्षत्र आज नहीं दिखता, वो नक्षत्र 14000 साल पहले दिखता था। जैसे वो ये कहते हैं कि जो अगस्त्य तारा है, आज की डेट में वो दिल्ली से भी दिखाई पड़ता है, उस दौर में दक्षिण भारत से ही दिखाई पड़ता था। इसी प्रकार ये कहा गया कि जब सुग्रीव की सेना ने कूच किया तो उस समय एक धूमकेतु टकराया था मूल नक्षत्र से। अगर वो समय डालेंगे तो ये जस्ट डबल होकर 14000 साल पहले आ जाता है। अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, हमारे यहां इतिहास का काल निर्धारण भी एकदम सटीक है, मगर अफसोस ये है कि आपके पास उसको समझने लायक दृष्टि तो हो, समझने लायक बुद्धि तो हो। मगर यहां समस्या क्या है कि जो लोग खुद बुद्धू थे, उन्होंने अपने को बुद्धिमान और हमें बुद्धू सिद्ध करने का प्रयास किया, और हम वो हैं जिन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया। और आज भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये पराधीनता का मनोरोग इस सीमा तक हमारे दिमागों में भरा हुआ है कि आज भी अगर ये अच्छी बात बोली जाए तो दर्जनों लोग सोशल मीडिया में कूद पड़ते हैं ये दिखाने के लिए कि नहीं नहीं, हमारे यहां कुछ अच्छा नहीं था, हमारे यहां कुछ साइंटिफिक नहीं था, हमारे यहां सब गलत था, जो कुछ दिखाया जा रहा है वो अनुचित है। सोचिए, ये मनोरोग की सीमा तक जाके बैठा हुआ है। इसीलिए भगवान कृष्ण के जन्म के समय की जो ग्रहों की स्थिति है सब स्पष्ट लिखी है। और कुल मिला के आप देखिए, अभी बहुत बड़ा पर्व होने जा रहा है, महाकुंभ प्रयाग में। यह भी ग्रहों की स्थिति पर ही होता है। हर 12 वर्ष में एक बार होता है, और 12 वर्ष में एक बार इसलिए होता है कि बृहस्पति ग्रह हर 12 वर्ष के बाद अपनी एक साइकिल पूरा करता है। बताइए, इन लोगों को तो 200-300 साल पहले बृहस्पति ग्रह का पता ही नहीं था। वैसे शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को पता हो ना पता हो तो बताएं कि गैलीलियो ने सबसे पहले यह थ्योरी दी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। 1633 में वो किस आधार पर दी थी? उसमें बृहस्पति ग्रह का रोल था। उसने दूरबीन से देखा तो उसको बृहस्पति के 2 उपग्रह दिखे, जैसे धरती का उपग्रह चंद्रमा है, तो जो बृहस्पति के उपग्रह, उसके 2 उपग्रह चक्कर काटते हुए दिखे। तब उसने कहा कि भाई, यूनिवर्स में हर चीज पृथ्वी के चक्कर नहीं काट रही है, कोई चीज किसी और के चक्कर भी काट रही है। और जब उसने ये थ्योरी दी तो जानते क्या हुआ? चर्च का सरमन आ गया कि तुमने तो गलत बात बोली है, धर्म के विरुद्ध बात बोली है, और तुम्हें तो मृत्युदंड दिया जाएगा। फिर उसने किसी प्रकार माफी मांगी, बट गैलीलियो का नाम इन द लिस्ट ऑफ कन्विक्टेड क्रिमिनल्स इन द आईज ऑफ चर्च, यानी चर्च के अपराधियों की सूची में दर्ज कर दिया गया। कब? 1633 में। और आपको पता है कि गैलीलियो का नाम चर्च के अपराधियों की सूची में किस वर्ष तक रहा है? 1992 तक। 1992 में पोप जॉन पॉल II ने कहा कि भाई अब तो ये सब कुछ साबित हो गया, सैटेलाइट बन गए, सबको दिख गया कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता है, अब कम से कम नाम हटाना चाहिए। सोचिए, जिन्होंने 1992 तक इस बात के लिए उसको चर्च का अपराधी घोषित कर रखा था, उन्होंने हमको समझाया कि हम अवैज्ञानिक थे और वो वैज्ञानिक थे, ऐसा इतिहास पढ़ाया। और वो इतिहास पढ़े हुए लोग आज भी हमारे दिमागों में भरे हुए हैं। एक अन्य उदाहरण जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, अब एक और बात समझिए। मैं विनम्रता से और चुनौती से कहता हूं, दुनिया में जितनी धर्म संस्कृतियां हैं उसमें से
जितने त्योहार मनाए जाते हैं, आकाशीय गति के आधार पर कहीं त्योहार नहीं मनाए जाते, सिर्फ हिंदू धर्म के अलावा। इतना ही नहीं, सूरज और चांद देखकर तो त्योहार मनाए जाते हो, बृहस्पति और शनि देख के त्योहार मनाए जाते हो, तो बता दीजिए। इसका अर्थ हो गया सिर्फ हमारे अंदर वो क्षमता थी कि देख के चलते थे। आप सोचिए, एक छोटी सी बात कह रहे हैं, आप सबने वर्ड सुना होगा कि शनि की 7.5, बड़ा कॉमन सा नाम, सबको पता है। शनि की 7.5 तो भगवान राम के भी लगी थी। इसका मतलब उस जमाने से हमें पता था। और 7.5 का अर्थ क्या होता है? शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष रहता है, और 12 राशियां हैं तो 12 इंटू 2.5 30। तो शनि का रोटेशन पीरियड कितना है? 30 ईयर्स। ये तो अभी पता चला इनको 200-300 साल पहले, और हमारे यहां तो 7.5 हजारों साल से चल रही है। इसका मतलब हमें पता था, मगर क्या बताएं, ऐसी 7.5 चढ़ी हमारे दिमाग के ऊपर, ऐसा राहु काल छाया हमारे दिमाग के ऊपर कि आज तक इतने प्रयत्न करने पड़ रहे हैं, तब भी कुछ लोगों के मानस और मस्तिष्क पर राहु की छाया निकल नहीं पा रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा कि यह हमारा स्वतंत्रता का अमृत काल है, जब 75 वर्ष पूर्ण होकर हम शताब्दी तक जाएंगे, तो उन्होंने 5 संकल्प कहे। नंबर 1 कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। दूसरा, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व करना है। चौथा, इसके लिए कर्तव्य करना है। और 5वां, कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। इसलिए गुलामी की इस मानसिकता से अपने को मुक्त करना है। और एक बात और जो मैं कह चुका हूं, मगर पुनः मैं कह देना चाहता हूं। कई बार लोग कहते हैं कि जैसा अभी संचालक महोदय बोल रहे थे कि यूनान में मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, और बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। मगर साहब, वो कुछ बात क्या है समझनी चाहिए। हमारा नामो निशा जानते दुनिया में कैसे पड़ा हुआ है? जैसे, ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे आज शनिवार का दिन है, तो कल से नया सप्ताह शुरू होगा, तो संडे आता है, उसके बाद मंडे आता है, उसके बाद ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये सीक्वेंस कौन तय करता है? ये तो पूरी दुनिया में माना जाता है। और मजेदार बात देखिए, वो हमसे कहते हैं कि आप 7 ही ग्रह मानते हैं, जबकि ग्रह तो 9 होते हैं। तो भैया, हफ्ते में 7 दिन तो तुम भी मानते हो, फिर हम ही से क्यों पूछ रहे हो? फिर आप कहते हैं सूर्य को ग्रह आपने माना, तो संडे तो आप भी मानते हो। ये तो पूरी दुनिया माना जाता ना, इसमें तो कोई इंडिया की बात नहीं है। पर किसी से पूछे संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे क्यों आता है? कोई इसका आधार है? इसका आधार शुद्ध भारतीय है और शुद्ध वैदिक है। पहला ग्रह सूर्य माना जाता है, ये तो लॉजिक है। अगर आप कहें कि साइज के हिसाब से होना चाहिए, सूर्य के बाद सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, तो संडे के बाद थर्सडे आना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर का ग्रह शनि, तो सैटरडे आना चाहिए। चलिए, आप कहें अगर सूर्य से नजदीकी पे करें तो सबसे नजदीक ग्रह बुध, तो वेडनेसडे आना चाहिए। उसके बाद अगला ग्रह शुक्र, तो फिर फ्राइडे आना चाहिए। संडे के बाद मंडे क्यों आता? इसलिए कि वैदिक ज्योतिष में जब आप होरा निकालते हैं, और होरा शब्द अहोरात्रिक से आ और रा हटा दें, आ और त्रा हटा दें, तो होरा हो जाता है। ग्रीक इतिहास में हॉरोस्कोप शब्द, जो कुंडली के लिए हॉरोस्कोप शब्द है, ये होरा से ही आया है। और इसी होरा से आवर शब्द बना है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक से पूछिए भाई, आवर, घंटा, जिसको इंग्लिश में आवर कहते हैं, HOUR, उसकी उत्पत्ति कहां से है? अब आप सोचिए, हमारे यहां बताया गया है कि यदि सूर्य की पहली होरा लेंगे तो 24 घंटे के बाद जब 25वां घंटा लगेगा, तो वैदिक गणित के कैलकुलेशन के हिसाब से उसकी पहली होरा आएगी चंद्र की। और चंद्र के बाद जब 25वां घंटा लगेगा, यानी 24 घंटे के बाद नेक्स्ट डे का पहला घंटा लगेगा, तो होरा आएगी मंगल की। मंगल के बाद जब नेक्स्ट डे का लगेगा, तो बुध की आएगी। ठीक इसी सीक्वेंस में दुनिया ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये ग्रह थे। और कोई जरूरत नहीं है कि आपको वैदिक ज्योतिष आती हो और होरा आता हो और होरा निकालना आता हो और 24 घंटे के बाद 25वें घंटे का होरा आता हो। हम सब ने अपने घर में पूजा करते हुए यह श्लोक जरूर कभी न कभी बोला है, नहीं तो सुना जरूर है कि पंडित क्या बोलते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करो भवंतु। अब सीक्वेंस देखिए क्या कहते हैं,
ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी सबसे पहले क्या है? भानु यानी सूर्य, फिर शशि यानी चंद्र, तो संडे के बाद मंडे, भूमि सुत यानी मंगल, तो मंडे के बाद ट्यूसडे, बुधश, गुरुश, शुक्र, शनि, हो गया ना सीक्वेंस।